Assalamu alaikum class 9. Today I am delivering the lecture of English literature and wants to explain the poem The Daffodils, which is on page number 33. So get the poem in your English textbook, which is on page number 33. As you can see on your screen, there is the poem Daffodils in front of you on your screen. आपकी स्क्रीन पे पेज नंबर 33 पे दी डैफोडिल्स पोएम नज़र आ रही होगी. अपनी इंग्लिश टेक्स्ट बुक को खोलें, इस पोएम को निकालें, मीन्स ओपन करें और इसकी रीडिंग करें. सबसे पहले रीडिंग करना बहुत लाजिम और ज़रूरी है, बहुत मैंडेटरी है कि विदाउट रीडिंग इसलिए ज़रूरी है, विदाउट रीडिंग यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, सबसे पहले मैं इसका इंट्रो रीड करूँगी. द इंट्रो ऑफ द रिस्पेक्टिव पोएम, irrespective poet. This poem is written by the famous English poet William Wordsworth. He was born in the beautiful Lake District of England in the year 1770. From his early days, he was very fond of flowers, birds, lakes, rivers, and rocks and trees. Daffodils के जो पोएट है वो हैं विलियम्स वर्ड्सवर्थ. इनका टाइटल है ये पोएट ऑफ नेचर है. मतलब क्या कि ये नेचर पे पोइट्री करते थे. नेचर मीन्स ये कि जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं दुनिया में जो अल्लाह पाक ने बनाए हैं, सीज़, माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, ये इन पे पोइट्री करते थे. दैट्स वाई इन्हें पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है. ये इंग्लैंड में पैदा हुए 1770 में और अर्ली डेज़ में इन्होंने फ्रॉम हिज अर्ली डेज़ मीन्स शुरू से ही, मतलब अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई दिनों से ही, मीन्स ये कि जब वो 12, 13, 14, 15 साल के होंगे तब से उन्हें फ्लावर्स, बर्ड्स, लेक्स, रिवर्स, रॉक्स इन सबका बहुत शौक़ था. मतलब ये जो शौक़ है ये इन्हीं हो सकता है कि बचपन से ही इन्हें ये शौक़ हो, लेकिन जब इन्हें लिखना शुरू किया तो 14-15 साल की उम्र होगी उस वक्त. बच्चा फ्रॉम द चाइल्डिश तो नहीं लिख लेता है, लेकिन मतलब शौक़ इनको था फ्लावर्स, बर्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स का. मतलब नेचर में इंटरेस्ट था. ही यूज्ड टू स्पेंड मच टाइम एंजॉइंग देयर ब्यूटी. और वो काफ़ी टाइम अपनी लाइफ का जिस भी एज में होते थे, मतलब जिस भी एज से गुजर रहे थे, हमेशा नेचर को एंजॉय किया उन्होंने. ही यूज्ड टू टेक लॉन्ग टूर्स ऑन फुट. पैदल लंबे टूर्स करते थे. एंड विजिट द ब्यूटीफुल नेचुरल सीन्स विच ही लव्ड सो मच. और उन्हें पैदल चलने का मकसद क्या होता है कि आप जब बाय फुट चल रहे होते हो तो आप पर्सनली हर चीज़ को मतलब इंजॉय कर रहे होते हो, हर सीन को बहुत करीब से देख रहे होते हो, एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप कोई जर्नी पे हो या फिर आप पैदल किसी जर्नी पे हो. जर्नी मीन्स सफ़र. तो जो पैदल होता है मीन्स ये जो बाय फुट जिस जर्नी पे मतलब मूव ऑन कर रहा होता है, तो उस जर्नी में और उस जर्नी में जो ट्रांसपोर्ट के थ्रू कर रहा होता है उसमें फ़र्क होता है ना. वो उन्होंने ब्यूटी को बहुत करीब से देखा है, ऑब्ज़र्व किया है. और ये पोएट की डिमांड होती है. जब तक ऑब्जर्वेशन नहीं होगी, थॉट्स डेवलप नहीं होंगे, तब तक वो लिख नहीं सकता पोएट. ही स्टार्टेड अ न्यू काइंड ऑफ पोइट्री रिटर्न इन सिंपल वर्ड्स एंड अबाउट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स एंड सिंपल कंट्री पीपल. इन्होंने एक नए तर्ज की शायरी शुरू की. पोइट्री को आम फहम ज़बान में शायरी कहते हैं. इन्होंने एक आम ज़बान में एक आम मतलब ये कि सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड्स में इन्होंने पोइट्री की. नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में पोइट्री की, सिंपल कंट्री पीपल पे पोइट्री की. मीन्स ये कि कंट्री पीपल का मतलब क्या होता है? कंट्री पीपल, कंट्री साइड मीन्स देहाती. कंट्री साइड का मतलब होता है देहाती इलाके, और कंट्री पीपल मीन्स ये कि वहाँ के लोग. तो उन्होंने मतलब आम इंसानों के ऊपर, नेचर के ऊपर उन्होंने पोइट्री लिखी. जो हो सकता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के जो एरा गुजरा, एरा मीन्स जो उस वक्त के दौर के जो पोएट्स थे उन्होंने ना किया हो ये काम, लेकिन इन्होंने ये काम किया. इनकी शायरी, इनकी जो पोइट्री थी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, सिंपल थी और कंसाइज होती थी. ही डाइड इन 1850. 1850 में इनकी डेथ हुई. ओके, लेट्स स्टार्ट टू द पोएम. I wandered lonely as a cloud
that floats on high over OER। आपको नज़र आ रहा होगा ये पुरानी इंग्लिश लैंग्वेज की ये पोएम है, पुराने ज़माने में लिखी गई थी, पुराने वक्तों में, लेकिन अब ये O'(ER) इसका मतलब होता है ओवर, OVER, ओवर। दैट फ्लोट्स ऑन हाई और वेल्स एंड हिल्स when all once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Continues as a star that shine and twinkle on the Milky Way that stretched in ending line, never-ending line, along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but he gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart will pleasure fills and dances with the daffodils. Okay, let's start the explanation. पहले स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि I wandered lonely as a cloud, जब मैं बादलों की तरह यहाँ से वहाँ फिर रहा था। Wandered means moving here and there, सही। That floats on high over vales and hills, पहाड़ी इलाके का जिक्र है कि वेल्स एंड वैलीज़, वेल्स मतलब क्या होता है, वैलीज़, हिल्स मीन्स पहाड़ियाँ, सही है। when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees। beside the lake मतलब झील के साथ, दरख्तों के नीचे, फ्लोटिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, हवा में झूमते हुए डैफोडिल्स नज़र आते हैं पोएट को। पोएट क्या कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ अपनी, मतलब ये कि अपनी जर्नी पे हैं, पहाड़ों से गुज़र रहे हैं, वैली है मतलब वादियाँ हैं, तो उनकी नज़र पड़ती है गोल्डन डैफोडिल्स पे जो झील के साथ हैं और दरख्तों के नीचे हैं जो हवा में लहलहा रहे हैं। Continues as a stars that shine and twinkle on the Milky Way that stretch in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads and sprightly dance. Continues as a stars that shine, इस तरीके से चमक रहे हैं जैसे सितारे। एंड ट्विंकलिंग इन अ मिल्की वे, मिल्की वे का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में खूबसूरत से, जो वो लाइन कैसी है, जो नेवर एंडिंग है, जो ख़त्म नहीं होने वाली। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, BAY, बे का मतलब होता है अ स्मॉल पार्ट ऑफ लैक और सी, मतलब समंदर का या किसी झील का छोटा सा हिस्सा, मतलब इस छोटे से हिस्से में थे। 10,000 सो आई एट अ ग्लैंस, एक एट अ ग्लैंस का मतलब होता है क्विक लुक, मतलब अचानक से एकदम से उन्होंने 10,000 के करीब डैफोडिल्स देखे। टॉसिंग देयर हेड्स इन अ स्प्राइटली डांस, मतलब टॉसिंग देयर हेड्स का मतलब क्या है, टॉसिंग मतलब होता है इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़, मतलब ये कि जो फ्लावर्स थे वो कभी मतलब लहलहा रहे थे, सही है, तो कभी बहुत ज़्यादा हवा में उड़ते हुए नज़र आ रहे थे, तो कभी बहुत झुकते हुए नज़र आ रहे थे, मीन्स इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ वाली सिचुएशन थी। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in the glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought of what wealth the show to me had brought. ओके, अब क्या है, द वेव्स बिसाइड्स देम डांस बट दे, मतलब ये कि जिस तरीके से फ्लावर्स हैं डैफोडिल्स गोल्डन कलर के, वो तो लहलहा रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा जो वेव्स होती हैं वो भी तो लहलहा रही होती हैं। मीन्स ये कि वेव्स भी तो, सी साइड पे कभी आप गए हों, आपने देखा हो जो समंदर की जो मौजें होती हैं, समंदर की जो मौजें होती हैं वो किस तरीके से कम ज़्यादा हो रही होती हैं, कभी तेज़ कभी स्लो, तो उनमें भी कैसे एक फ्लक्चुएशन होती है, मतलब डांस करती हुई नज़र आती हैं। तो ये कहते हैं कि जो डैफोडिल्स हैं वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लहलहा रहे थे,
जो पोएट ने इससे पहले कभी भी नहीं देखा था। आई गेज्ड एंड गेज बट लिटिल थॉट। गेज का मतलब होता है हैरानी से देखना, मीन्स इन अ स्ट्रेंज लुक, लाइक कि हैरत ज़्यादा होकर देखना कि इससे पहले ये सीन कभी नहीं देखा हो। एंड कहते हैं कि व्हाट विल द शो टू मी हैड ब्रॉट, मतलब मैंने आज क्या दौलत देख ली। मतलब दौलत मीन्स क्या है यहाँ पे, वेल्थ क्या है, बेसिकली यहाँ पे वेल्थ जो है वो खुशी है। मतलब मुझे यहाँ पे ये सिनेरियो देख के जो खुशी, जो वेल्थ मिली है वो कभी भी नहीं मिली मुझे इससे पहले। इसके बाद कहते हैं कि फॉर ऑफ्ट का मतलब होता है ऑफन। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई in vacant or in pensive mood, they flash upon their inward eye, which in the bliss of solitude and in my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. अक्सर जब वो अपने काउच पे, अपने लिविंग रूम में या अपने ड्राइंग रूम में या अपने बेडरूम में, जहाँ पे उनका काउच है वहाँ पे जब वो उस पर लेटे हुए होते हैं तो उन्हें अक्सर पेंसिव मूड में या वैकेंट का मतलब होता है VACANT। वैकेंट का मतलब है फ्री आवर्स या लेजर टाइम, मतलब राहत के वक्त, सुकून के वक्त, मीन्स ये कि जब इंसान अपने कामों से फ्री होता है। पेंसिव का मतलब होता है सीरियस थॉटफुल, जब इंसान परेशान हो, बिजी हो, तब भी कहते हैं इन दोनों मूड्स में जब मैं होता हूँ, डैट फ्लैश अपॉन डैट इनवर्ड आई। इनवर्ड आई का मतलब होता है डीप लुक, पावर टू सी दैट पास एक्सपीरियंस इन माइंड, दैट कि जब वो वैकेंट मूड में हो या पेंसिव मूड में हो, जब भी डैफोडिल्स उनकी नज़रों के सामने आते हैं तो वो एक डीप लुक में, एक गहराई में चले जाते हैं, वो उस सिनेरियो में चले जाते हैं जब वो थे डैफोडिल्स के करीब। विच इज़ ए ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड का मतलब क्या, ग्रेट जॉय ऑफ बीइंग अलोन। जो वो उस वक्त की जो तन्हाई होती है ना काउच पे लेटे हुए, वो उन्हें बहुत प्लेजेंट लग रही होती है जब वो उसको मेमोराइज़ करते हैं कि जब मैं डैफोडिल्स के पास था, उतना खूबसूरत सा सिनेरियो था, तो उस चीज़ को मेमोराइज़ करके वो उस तन्हाई को बहुत इन्जॉय करते हैं। एंड देन माई हार्ट फिल विद प्लेजर्स, या माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। और वो कहते हैं कि मैं जब वो सीन में याद करता हूँ, उस सिनेरियो में मैं चला जाता हूँ तो मेरा दिल जो है वो प्लेजर से भर जाता है और मेरा दिल डैफोडिल्स की तरह डांस करना चाहता है। इतनी खूबसूरत पोएम थी ये डैफोडिल्स। होपफुली आपको ये समझ आई होगी। कॉन्टेक्स्ट बहुत इजी था। फ्लावर्स के ऊपर एक फ्लावर्स की डिस्क्रिप्शन है, बेसिकली एक सीन है जो पोएट ने इन्जॉय किया है और एज अ पोइट्री में उसे पेश किया है। आपकी हेल्प के लिए एक समरी है जो मैंने लिखी है, इस पोएम को समराइज़ किया है ताकि अगर इन केस अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन से भी समझ में ना आए तो ये समरी पढ़ के आप समझ सकते हैं बेसिकली क्या है। सेंट्रल आइडिया है, Finding the poet lonely, nature offers him great delight through the dance of golden daffodils, but the beside of a lake, the poet no more feels lonely because he found a jocund company in fluttering daffodils and sparkling waves. The theme of nature as a benevolent power is the central idea of the poem. क्या कहते हैं, सेंट्रल आइडिया क्या कहता है कि फाइंडिंग द पोएट लोनली, जब वो अकेले होते हैं तो जो ये नेचुरल सीन्स थे ना जो उन्होंने गुजारे वेल्स में या फिर हिल्स में, तो ये इन्हें गोल्डन डैफोडिल्स के साथ जो उन्होंने सीन्स टाइम स्पेंड किया झील के किनारे, तो ये इन्हें प्लेजर देते हैं। द पोएट को फिर ये जो सीन्स याद आते हैं तो वो फिर अपने आप को लोनली फील नहीं करता, अकेलापन महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे किसी कंपनी में, जोकन कंपनी मिल जाती है फ्लटरिंग डैफोडिल्स की तन्हाई में। मतलब वो अपनी तन्हाई में फ्लटरिंग डैफोडिल्स में लहलहाते डैफोडिल्स को एंजॉय कर रहे होते हैं सोच के। तो बेसिकली जो नेचर है वो सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे। बेनेवलेंट पावर मीन्स ये कि बेनेवलेंट का मतलब होता है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब क्या होता है? सपोर्टिव। यहाँ पे बेसिकली विलियम्स वर्ड जो है वो नेचर से बहुत इम्प्रेस है ना, तो वो अकेले में भी हों तो उन्हें नेचर सपोर्ट करता है। मीन्स ये कि नेचर सपोर्ट करता है मतलब ये कि वो कभी फील नहीं करते, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के साथ वो लाइफ गुजार रहे होते हैं, मीन्स उनकी मेमोरीज़ के साथ। होपफुली आपको ये पोएम समझ आई होगी
आपने इसे डीपली सुना होगा। इसके अलावा मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहूँगी, जैसे कि दी एजुकेटर्स एज का जो पोर्टल है, गूगल पे जाके आप दी एजुकेटर्स एज लिखें और वहाँ पे आपको पूरा प्लेटफॉर्म, नॉलेज प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। तो वहाँ पे जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हमारे ऐड हैं, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये वीडियोस के थ्रू ही आप रिटन वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपके लिए एक बहुत बड़ा नॉलेज प्लेटफॉर्म है ना। ये तमाम चैप्टर्स दी एजुकेटर्स एज पे सब कुछ आपके लिए अरेंज है वहाँ पे। यूट्यूब की जो वीडियोस हैं ये तो आपके लिए हेल्पफुल हैं ही, लेकिन दी एजुकेटर्स एज का जो प्लेटफॉर्म है, जो पोर्टल है आपके लिए, जो आपको आईडीज़ प्रोवाइड की गई हैं तमाम स्टूडेंट्स को, तो आपको वहाँ भी जाना है, वहाँ भी काम करना है। अगर आप वहाँ नहीं जाएंगे तो एट दी एंड मे बी पॉसिबल कि आपके जो रिज़ल्ट कार्ड्स मिड के बनेंगे तो आपके मार्क्स उसके अंदर डिडक्ट हो जाएं उस पोर्टल के, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली आपको असेसमेंट दी गई है, तो हर चीज़ का कोई ना कोई पर्पस होता है। तो आप एजुकेटर्स एज के पोर्टल को अगर इग्नोर करके सिर्फ यूट्यूब पे रिलाई करेंगे, मतलब ये जो हमारी वीडियोस हैं, तो ये भी अनफेयर है। आप यूट्यूब की वीडियोस को भी प्रायोरिटी दें, लेकिन साथ साथ ये एजुकेटर्स एज का जो पोर्टल है इसको भी अपनी प्रेफरेंसेस में रखें, क्योंकि एट दी एंड मिड टर्म्स के जब रिजल्ट्स बनेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब भी हमारे स्कूल्स रीओपन होते हैं, एग्ज़ाम्स तो डेफिनेटली होंगे हमारे आफ्टर वो जो भी हमारा काम है, सिलेबस जहाँ तक पहुँचेगा, फिर एग्ज़ाम्स होंगे, तो आपके जो पोर्टल के जो नंबर्स हैं वो उसके अंदर इंक्लूड होंगे। आपके जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो भी एक्यूरेसी आपको आपके स्क्रीन पे भी नज़र आती है कि जो स्टूडेंट्स एजुकेटर्स एज को लॉगिन कर चुके हैं, तो उन्होंने देखा होगा वहाँ पे भी जो हमारे स्टूडेंट्स जो असेसमेंट करते रहे हैं, तो कॉम्प्लीशंस हैं, एक्यूरेसी है, जो रिजल्ट्स परफॉर्मेंसेस के शो हो रहे होते हैं। तो हर चीज़ का मकसद होता है, कोई भी चीज़ यूज़लेस नहीं होती। तो आपके वहाँ पे जितना भी आपका अचीवमेंट रहेगा वो हम एट द एंड मिड में इसको इंक्लूड करेंगे, और जो बच्चे इसे अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो फिर मे बी पॉसिबल कि उनके लिए डिडक्शन हो मार्क्स की। तो एजुकेटर्स एज की पोर्टल को आप किसी सूरत अवॉइड नहीं कर सकते। प्लस यूट्यूब की वीडियोस जो आ रही हैं, ओके मूव ऑन। वन मोर थिंग विच आई वांट्स टू डिस्कस विथ यू इज़ दैट कि आपके जो नोट्स हैं इस चैप्टर के और से प्रीवियस चैप्टर्स के भी जो नोट्स थे, जो हमने असाइनमेंट दे दिए, उनके अलावा जो असाइनमेंट नहीं दिए, मतलब ये कि शुरू के जो 4 चैप्टर्स थे हमारे, द लास्ट समन, शाह लतीफ़, मोइंजोदड़ो, नीम ट्री, इसके असाइनमेंट हम दे चुके थे, तो ये नोट्स का पार्ट नहीं है, ये आपको खुद करना है। अब इसके बाद जो चैप्टर्स शुरू होते हैं दी हेलन केलर से, इसके नोट्स स्कूल खुद प्रोवाइड कर रहा है। आपको क्या करना है, स्कूल प्रीमिसेस में आके, स्कूल टाइमिंग्स में आकर आप स्कूल से नोट्स रिसीव कर सकते हैं, नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपका जो स्टडी का जो स्टडी है हर तरीके से, हमारी स्कूल की कोशिश है कि हर तरीके से पॉसिबल बनाया जाए, वो इंगेज रखा जाए एजुकेशन से। दैट्स आवर फर्स्ट पर्पस एंड प्रायोरिटी, दैट्स इट। ओके, तब तक के लिए, जब तक स्कूल्स रीओपन नहीं होते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।